हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न ऑफ टेक्नो प्लेटफॉर्म। आज का हमारा सेशन है फीटर फर्स्ट ईयर की एमसीक्यूज से रिलेटेड रहने वाला है। अगर आप कोई भी कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी असेंबली तकनीक रिवेटिंग विधि के समान है? विच असेंबली टेक्निक इज सिमिलर टू रिवेटिंग मेथड? क्या डॉवेलिंग विधि, पिनिंग या फिर पिनिंग या फिर स्टेकिंग? ये पिनिंग और ये पिनिंग अलग अलग है, प्रोसेस है, ठीक है, अलग अलग मेथड होते हैं। तो इसके बारे में पूछा गया है। तो रिवेटिंग विधि के समान में कौन सा मेथड होता है उसके बारे में पूछा गया है, तो वो हमारा पिनिंग मेथड होता है, ठीक है। तो इसमें सी राइट आंसर होगा, न कि बी। बी में भी पिनिंग दिया हुआ है लेकिन ये पिनिंग मेथड अलग है और जो दूसरा पिनिंग मेथड है वो अलग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के रेक कोन टूल के पीछे की ओर सामने तक ढलान बनाते हैं? विच टाइप ऑफ रेक एंगल slopes from the back of the tool to the front? एंड rake angle, side rake angle, नेगेटिव rake angle या फिर पॉजिटिव rake angle? ये क्वेश्चन है हमारा लेथ टूल का और इसमें पूछा गया है कि किस प्रकार का रेक कोण वो टूल के पीछे की ओर सामने तक ढलान बनाता है, ठीक है। तो सामने की यहाँ पर बात की गई है कि आगे तक उसकी ढलान को लेकर जाता है, तो वो हमारा कौन सा एंगल होता है? वो पॉजिटिव रेक एंगल होता है। तो डी इसका राइट आंसर है, वो हो जाता है पॉजिटिव रेक एंगल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि फेसिंग करते समय कैरिज को लॉक नहीं किया गया तो क्या प्रभाव पड़ेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। What will be the effect if the carriage is not locked with while facing? क्या राइट फेस बनेगा, सही फेस, उत्तल फेस यानी कि कन्वेक्स फेस बनेगा, फिनिशिंग कट आएगा, या फिर अवतल यानी कि कनकेव फेस बनेगा? तो क्या है, कैरिज को हमने लॉक नहीं किया और हम क्या कर रहे हैं, फेसिंग कर रहे हैं, तो क्या करेगा, हमारे जो टूल्स है कैरिज को क्या करेगा, जो हमारा पार्ट्स है वो घूमेगा तो धीरे धीरे क्या करेगा, बाहर की तरफ धक्का लगाना शुरू करेगा। और बाहर की तरफ अगर धक्का लगाना शुरू करेगा तो उसकी जो सरफेस बनेगी वो अवतल बनेगी, ठीक है, यानी कि कनकेव सरफेस वहाँ पर बन के आएगी। तो डी इसका राइट आंसर है, वो हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है, गटक के किनारे से गड़गड़ाहट और तीखेपन को हटाने के लिए किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन परफॉर्म्ड टू रिमूव बर एंड शार्पनेस फ्रॉम द एज ऑफ कंपोनेंट? कंपोनेंट के किनारों से हमें क्या करना है, बर और शार्पनेस को हटाना है। तो क्या ग्रूविंग करेंगे, चैम्फरिंग करेंगे, स्टेप टर्निंग करेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज? बर वगैरह को हटाने के लिए हम क्या करते हैं नॉर्मली? तो बर वगैरह को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, चैम्फरिंग करते हैं। तो बी इसका राइट आंसर है, वो हो जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार होल के किनारों को चैम्फर करने की बात की जाती है, होल किया होता है उसमें बोल देते हैं बर और शार्पनेस को दूर करने के लिए क्या करते हैं, तो वहाँ भी चैम्फरिंग की जाती है, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 मिलीमीटर के ढलवां लोहा रोड को टर्न करने के लिए स्पिंडल की गति ज्ञात करें यदि काटने की गति 15 मीटर पर मिनट है। फाइंड द स्पीड ऑफ स्पिंडल टू टर्न ए 40 मिलीमीटर कास्ट आयरन रोड इफ द कटिंग स्पीड इज 15 मीटर
पर मिनट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में काफ़ी आने लगे हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन की सीरीज़ है वो हम अलग से लेकर आने वाले हैं, ठीक है। तो ये सीरीज़ जैसे ही हमारी ख़त्म हो जाती है, यानी कि इसके बाद में हमारी लगभग 3 या 4 वीडियो और आएगी। उसके बाद में फिर फर्स्ट ईयर के जो MCQs है, जो CBT एग्ज़ाम में आने वाले हैं, उनकी सीरीज़ है वो पूरी हो जाती है। सेकेंड ईयर के कुछ बाकी रहेंगे। उसके बाद में हम लेकर आएंगे हमारे चैनल पर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस की सीरीज़, ठीक है। तो आप देखना ना भूलें। क्या 119.3 RPM, 100.3 RPM, 219.3 RPM या फिर 210.3 RPM, तो क्या इसका राइट आंसर हो जाता है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाता है वो होगा 100.3 RPM, राउंड पर मिनट इज़ द राइट आंसर, यानी कि 100 RPM पर उसकी टर्निंग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें पूछा गया है चित्र में ऑपरेशन का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑपरेशन इन पिक्चर? ऑपरेशन क्या हो रहा है? ऑपरेशन यहाँ पर ये हो रहा है, इसके बारे में पूछा गया है कि ये कौन सा ऑपरेशन यहाँ पर हो रहा है। तो क्या ये स्क्वायर शोल्डर है, फिलेटेड शोल्डर है, बेवल्ड शोल्डर है, या फिर नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो शोल्डर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार का शोल्डर है वो इसमें हमारा बन के आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि किनारे यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसमें स्क्वायर शोल्डर हमारा यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। स्क्वायर शोल्डर इज़ द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़े पैमाने पर उत्पादन में किस प्रकार के कटिंग टूल्स का उपयोग किया जाता है? What type of cutting tools are used in mass production? क्या सॉलिड टूल, ब्रेज टूल, थ्रो अवे टाइप टूल, या फिर नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो मास प्रोडक्शन के लिए जो हम कटिंग टूल यूज़ करते हैं वो थ्रो अवे टाइप टूल्स हमारे होते हैं। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थ्रो अवे टाइप टूल हम यूज़ करते हैं, ठीक है। मास प्रोडक्शन की यहाँ पर बात की गई है। ब्रेज टूल होते हैं, उसमें सिर्फ एक ही कटिंग पॉइंट बना होता है, उसको हम ब्रेज टूल को ज़्यादातर लेथ मशीन पर यूज़ करते हैं, ठीक है। मास प्रोडक्शन में इसका यूज़ बहुत कम होता है। थ्रो अवे टाइप टूल का यूज़ है वो मास प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रेड की प्रोफाइल की तुलना करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? विच गेज इज यूज टू कंपेयर द प्रोफाइल ऑफ ए थ्रेड? क्या प्लग गेज होता है, फीलर गेज होता है, त्रिज्या गेज यानी कि रेडियस गेज होता है, या फिर नन ऑफ दीज, यानी कि इसमें से कोई नहीं। तो हम किसके द्वारा थ्रेड्स को यूज कर सकते हैं? तो रेडियस गेज जो हमारा होता है उसके द्वारा हम कंपेरिजन है वो कर सकते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेस्ट से रूट तक की ऊर्ध्वाधर दूरी कौन सी है? व्हाट इज द वर्टिकल डायरेक्शन फ्रॉम क्रेस्ट टू रूट? क्या लीड होती है, फ्लैंक होती है, पिच होती है, या फिर डेप्थ होती है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रेस्ट से रूट तक की ऊर्ध्वाधर दूरी पूछी गई है, ऊर्ध्वाधर, ठीक है। एक होती है हॉरिजॉन्टल, एक होती है वर्टिकल। तो यहाँ पर कौन सी पूछी गई है? वर्टिकल दूरी की यहाँ पर बात की गई है। और वर्टिकल दूरी होती है वो क्या होती है? थ्रेड की गहराई होती है, तो डेप्थ। तो डी इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाहरी थ्रेडिंग M16x2 के लिए ब्लॉक साइज की गणना कीजिए। कैलकुलेट ब्लॉक साइज फॉर एक्सटर्नल थ्रेड M16x2।
14 mm होगा, 15.8 mm होगा, 16 mm होगा या फिर 16.8 mm। तो 16 और 16.8 mm तो हो नहीं सकता है, 14 और 15.8 mm में से होगा। ब्लैक साइज ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये भी हमारा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, वो हो जाता है, ठीक है। और ब्लैक साइज को क्या करते हैं, हम निकालते हैं। तो जो हमारी पिच दी हुई है उसको इसमें से पॉइंट के अकॉर्डिंग है वो माइनस करते हैं, यानी कि अलग अलग थंब रूल्स होता है इसमें ब्लैंक साइज का निकालने का, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर आंसर दिए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो क्या होता है, 15.8 मिलीमीटर इसका राइट आंसर है वो हमारा होता है, ठीक है। जैसे हम न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है वो लेकर आएंगे तब हम इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर है वो हमारा हो जाता है, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप